बेटा कह दो जाकर सीबीएसई वालों से कि आए हैं तो रिजल्ट लेकर ही जाएंगे। तो स्वागत करती हूं मैं आप सभी लोगों का आज के इस अमेजिंग सेशन के अंदर, जहां मैं आप लोगों को वो 5 चीजें बताने वाली हूं जिन्हें अगर आप लोगों ने अपने पेपर के अंदर लिख दिया तो एग्जामिनर 95% नंबर दिए बिना जाने नहीं वाला है। सो स्टार्ट कर लेते हैं बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए। नंबर 1, हाउ टू सॉल्व पेपर्स। अब बहुत सारे बच्चे बौखलाते हुए मेरे पास आएंगे कंट्रोवर्सी लेकर के, मैम क्या बात कर रही हो, एनसी में 5th में 9th तक हम लोग पेपर ही सॉल्व करते आए, ऐसे ही क्लास पास नहीं करके आए हैं, क्या बात कर रही हो, पेपर सॉल्व करना नहीं आता क्या अपन लोगों को। बिल्कुल माना बेटा कि पेपर तुम लोगों को सॉल्व करना आता है, लेकिन जब बात 10th और 12th क्लास की आती है तो एक स्मार्ट अप्रोच, एक स्मार्ट तरीका लगाने की जरूरत पड़ती है, कुछ चीजें छोड़ने की जरूरत पड़ती है और कुछ चीजें ऐड करने की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आप लोगों को अपना वाला स्ट्रेटेजी दे देती हूं यहां पर। हिंदी और इंग्लिश का पेपर जब आप लोग सॉल्व करने जाओ तो एग्जाम में 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं। तुम लोग उन 15 मिनट को पेपर ना पढ़ के क्या करो, एक पैसेज को पढ़ लो बढ़िया तरीके से, और जैसे ही बेल लगे पेपर की टन टना टन टन, वैसे ही अपने पैसेज के जो आंसर्स हैं उनको आंसर शीट में लिख दो। क्लियर। तो क्या किया बेटा आप लोगों ने 15 मिनट के टाइम में ही एक पैसेज उड़ा दिया, आ गया ना मजा आ गया। अब क्या करो कि और 30 मिनट का टाइम लेकर के तुम लोग एक और पैसेज को उड़ा दो। तो अभी 45 मिनट ही हुए इंग्लिश के पेपर को स्टार्ट हुए, लेकिन तुम लोगों ने 2 पैसेज बढ़िया तरीके से उड़ा दिए। एग्जामिनर पढ़ेगा, बढ़िया नंबर देकर के जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम सेक्शन डी को रट्टा मार के गए थे, क्यों ना हम सेक्शन डी से स्टार्ट करें। बिल्कुल सेक्शन डी से स्टार्ट कर सकते हो, वहां पे आप लोग सेक्शन डी के बढ़िया आंसर्स को भी लिख दोगे क्योंकि रट करके गए हो। लेकिन बेटा जब लास्ट के 40 से 30 मिनट बचते हैं ना तो बौखलाहट होने लगती है, बावलापन आ जाता है। उस वक्त तुम लोग पैसेज को पढ़ करके आंसर्स ढूंढ ही नहीं पाओगे, तो वहां पर बौखलाहट में तुम्हारा पैसेज बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। तो जब पैसेज कब सॉल्व करना है, जब कामनेस हो अंदर, जब पीस हो अंदर, और पीस कब होती है, स्टार्टिंग में होती है। गुड। तो हिंदी और इंग्लिश का पेपर आप लोगों को सॉल्व करना है बेटा स्टार्टिंग से, सेक्शन ए से, पैसेज से, और बाकी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे बात कर लो फिजिक्स की, चाहे बात कर लो केमिस्ट्री, चाहे बात कर लो मैम के बायोलॉजी की, चाहे एसएसटी की, चाहे साइंस की, बाकी के सब्जेक्ट को आप लोगों को पेपर को लगाना है, सॉल्व करना है पीछे से। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम क्या बात कर रही हो, हिंदी इंग्लिश का बोल देती हो आगे से सॉल्व करना है, ये बोल रही हो कि पीछे से सॉल्व करना है। पीछे से क्यों सॉल्व करें, इसका भी एक बढ़िया लॉजिक है बेटा, क्योंकि आप लोगों के पास अगर लास्ट में 5 मिनट बचे हैं और आप लोगों ने साइंस के पेपर को आगे से सॉल्व किया है, सेक्शन ए से सॉल्व किया है, लास्ट में 5 मिनट बचे हैं लेकिन 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं, अब क्या करोगे। क्या ये संभव है कि 5 मिनट के अंदर तुम लोग 10 नंबर के क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट कर लो, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर तुम लोगों ने वही साइंस का पेपर लास्ट से, एंड से शुरू किया होगा और लास्ट में 5 मिनट बचे हैं लेकिन तुम लोगों के पास 4 नंबर के 4 क्वेश्चंस बचे हैं, आसानी से लिख दोगे, आसानी से धुएं उड़ा दोगे, क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन में कितना ही लिखना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा एक लाइन, ज्यादा से ज्यादा एक वर्ड, ज्यादा से ज्यादा आधी लाइन। समझ में आ रही है बात। तो इसीलिए मैं बोल रही हूं कि हिंदी और इंग्लिश के पेपर को हमेशा सॉल्व करना है बेटा स्टार्टिंग से, सेक्शन ए से, और बाकी के सब्जेक्ट के पेपर्स को सॉल्व करना है पीछे से, सेक्शन डी से। गुड। इससे सीधा मतलब होता है टाइम मैनेजमेंट का। कभी कभार आप लोगों को टाइम नहीं मिल पाता है, कभी कभार आप लोग जो है उतने बढ़िया तरीके से टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, और हर बच्चा, चाहे वो टॉपर हो, चाहे एवरेज बच्चा हो, चाहे बिलो टॉपर बच्चा हो, सब लोगों को लास्ट में बौखलाहट हो रही होती है। तो लास्ट में आप लोग केवल उन्हीं चीजों को रखो बेटा जिसमें आप लोग कुछ बढ़िया कर पाओगे, उन चीजों को मत रखो जिनमें आप लोग बिगाड़ दोगे चीजों को। गुड। तो अब आगे चलते हैं। नंबर 2, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, टिप्स टू सॉल्व लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे यहां पर गड़बड़ कर देते हैं कि जब 5 नंबर के, 4 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन वो लिखते हैं तो पैराग्राफ में लिखेंगे। मैं भी जब पढ़ती थी ना बच्चों के क्वेश्चंस को, तो इतने लंबे पैराग्राफ, 2 पेज के क्वेश्चन के आंसर लिखे हुए हैं, भाई कौन पढ़ेगा तुम्हारे आंसर्स को। एग्जामिनर नंबर भी नहीं देता है पूरे ऐसे। तो आप लोगों को एग्जामिनर को खुश करना है तो एग्जामिनर तुम लोगों को खुश करेगा, आप लोग एग्जामिनर का ध्यान रखोगे तो एग्जामिनर तुम्हारा ध्यान रखेगा। अब तुम लोगों को एग्जामिनर का जीवन सरल बनाना है, तो वो तुम्हारा जीवन सरल बनाएगा। कैसे सरल बनाओगे बेटा कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को कभी भी पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखो ही मत, बिकॉज पैराग्राफ्स वोंट हेल्प यू। पैराग्राफ्स जो है वो हेल्प करते ही नहीं है। तो मैम करना क्या है, लिखें कि ना लिखें,
तुम तो मना कर रही हो। नहीं, लिखना है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को पैराग्राफ में ना लिख करके पॉइंट्स बना करके लिखना है, स्टेप्स बना करके लिखना है। इससे क्या होगा, एग्जामिनर का दिमाग जो है वो परेशान नहीं होगा तुम्हारे आंसर को पढ़ते वक्त, और वो कॉपी को आसानी से चेक करता चला जाएगा। और जब कोई बहुत ज्यादा खुश होता है ना बेटा, जब उसका दिमाग में बौखलाहट नहीं होती है, तो वो उस वक्त बहुत बढ़िया नंबर भी देता है। गुड। तो सीधा सीधा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। तुम एग्जामिनर का ध्यान रखो, एग्जामिनर तुम्हारा ध्यान रखेगा। तुम एग्जामिनर को परेशान मत करो, एग्जामिनर तुमको परेशान नहीं करेगा। अगर गड़बड़ की तुम लोगों ने, बड़े बड़े पन्ने लिख करके आए ना 4-4 पेज के, एग्जामिनर का दिमाग सटिया जाएगा। कौन पढ़ेगा उनको 4-4 पेजों को? तुम लोग पढ़ सकते हो 4-4 पेजों को? कोई नहीं पढ़ सकता है। सो दिस इज द स्टेप नंबर 2, दिस इज द टिप नंबर 2, और फॉलो कर लेनी है। और जल्दी से कमेंट्स में बताओ कि क्या इस तरीके के टिप्स एंड ट्रिक्स, क्या इस तरीके की स्ट्रेटेजी आप लोगों को हेल्प कर भी रही है, या फिर ऐसे ही चल रहा है। मैं यहां पर ऐसे ही खड़े होकर के बोल रही हूं, आप लोग ऐसे ही सुन रहे हो। ये सब चीजें आप लोगों को फॉलो करके आनी है बाकायदा एग्जाम के अंदर, और फिर आकर के मुझे बताइएगा कि क्या ये चीजें आप लोगों को एग्जाम में हेल्प की या नहीं की। अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ, तीसरे पॉइंट की तरफ, एंड दैट इज प्रेजेंटेशन मैटर्स। एग्जैक्टली, प्रेजेंटेशन मैटर्स। क्यों नहीं प्रेजेंटेशन मैटर करती है? भाई बिल्कुल करती है। कोई चीज अगर बहुत बढ़िया सुंदर दिख रही है तो मन को लुभाएगी। मधुमक्खियां जो होती हैं वो सुंदर फूलों की तरफ जाती हैं। क्यों? क्योंकि सुंदर फूल उनके मन को लुभाते हैं। इससे जो फूल है उसने अपना काम चला लिया, पॉलिनेशन करवा लिया अपना। उन मधुमक्खियों को पता भी नहीं चला कि पॉलिनेशन कर दिया अपन लोगों ने, राइट? तो वैसे ही प्रेजेंटेशन मैटर करती है। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले, प्रेजेंटेशन बिल्कुल मैटर करती है। तो बेटा आप लोगों को अपनी कॉपी के अंदर 4 चांद लगा के आने हैं। कैसे? रंगा रंग मत मचा देना। वहां पर 2 चीजें फॉलो करके आनी है। नंबर 1 चीज ये है कि जब भी आप लोगों का आंसर खत्म हो जाए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, आप लोगों ने आंसर लिख दिया, जैसे ही आप लोगों का एक आंसर खत्म हो जाए उसके बाद आप लोगों को मोटी मोटी 2 गाढ़ी लाइन नीचे खींच देनी है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। फॉर एग्जांपल ये है मेरी स्क्रीन, और स्क्रीन पर देखो आप लोग, जैसे मेरा आंसर यहां पर खत्म हुआ, क्या लिखा हुआ है? ड्रॉ 2 लाइंस एट द एंड ऑफ योर आंसर्स। तो यहां पर मेरा आंसर खत्म हुआ है, मैं क्या करूंगी? सीधे सीधे अपनी पेंसिल उठाऊंगी, स्केल उठाऊंगी, और इसके नीचे 2 गाढ़ी लाइंस खींच दूंगी। गुड। ये होता है प्रेजेंटेशन का तरीका। अब ऐसा नहीं है कि आंसर नंबर 1 के नीचे ही लाइन खींच करके आ गए, आंसर 2 ऐसे ही पढ़ा है, 3 ऐसे ही पढ़ा है, बेचारा सिर्फ 1 मजे ले गया ना। जैसे ही आप लोग आंसर्स को सॉल्व करते जाओ, क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओ, हर आंसर के नीचे डबल लाइन खींचते हुए चले जाना है। नंबर 1 प्रेजेंटेशन के अंदर। नंबर 2 प्रेजेंटेशन के अंदर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, एग्जामिनर के जीवन को सरल बना देना है। कैसे बनाओगे? हर आंसर के अंदर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं। तुम लोगों को क्या करना है? उस आंसर के अंदर उनके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर देना है, जिससे एग्जामिनर आसानी से आपके आंसर को पढ़ सके और आपको बढ़िया नंबर दे दे। गुड। तो प्रेजेंटेशन के अंदर बेटा मैंने 2 चीजें आप लोगों को बताई हैं, ऐड करके आओगे या नहीं? कमेंट्स के अंदर जाकर के मुझे बताओ यस और नो। यस गुंजन मैम, नो गुंजन मैम, राइट? जस्ट गो। सो क्या 2 चीजें हैं प्रेजेंटेशन के अंदर? नंबर 1 है हमारा कि आप लोगों को अपने हर आंसर के नीचे पेन लेना है, पेंसिल लेना है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और 2 अंडरलाइन कर देनी है, 2 मोटी मोटी गाढ़ी गाढ़ी लाइन खींच देनी है। नंबर 2 जो आप लोगों को प्रेजेंटेशन के अंदर करना है वो है बेटा कीवर्ड्स। आप लोगों को इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर देना है, ताकि एग्जामिनर को आसानी हो आप लोगों के आंसर्स को पढ़ने में और आप लोगों को नंबर भी देने में। ऑलराइट, ये हो गया हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को अपने बोर्ड एग्जाम के आंसर शीट के अंदर चिपकाना है। Now we'll talk about the 4th one. बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जितना उनको पेपर आता है उतना सॉल्व करके चले जाते हैं। भाई क्यों? थोड़ा सा हाथ चला लेना, अपने हाथों को दुखा लेना। क्यों बोल रही हूं मैं ऐसा? क्योंकि हमारे पेपर के अंदर सीबीएसई में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ना 10th क्लास में ना 12th क्लास में। और जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम अपने सर पर भार क्यों लेकर के जाएं कि हमने आधा पेपर सॉल्व किया? पूरा सॉल्व करके आओ। अब जब तुम लोग पूरा पेपर सॉल्व करके आओगे तो एटलीस्ट एग्जामिनर को एक मौका तो दे रहे होगे कि वो तुमको नंबर पकड़ा दे, राइट? अब नंबर देना ना देना वो तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप तो अपना पूरा कर्म करके आओ। और कर्म तुम लोगों का क्या है कि तुम लोगों को पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करके आना है। काहे को? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। गुड। तो सब कुछ अटेम्प्ट करके आओगे, हाफ ईयरली के पेपर की तरह मत करके आना, वरना 1-2 वहीं लगेगा तुम लोगों को। हाफ ईयरली के पेपर की तरह नहीं करके आना है, सब चीजों को अटेम्प्ट करके आना है। बहुत सारे बच्चे तुम लोगों में से थे, राइट? तुम लोगों में से थे जो कि 15-15, 20-20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके गए थे और पकड़ लिया था मैंने। इधर आओ, क्या करके गए हो? तो बेटा सब कुछ अटेम्प्ट करके आना है, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एग्जामिनर आप लोगों को नंबर पकड़ा कर ही जाएगा। गुड। मल्टीपल चॉइस को भी पूरा करना है, लॉन्ग आंसर्स को भी पूरा लिखना है, शॉर्ट आंसर्स को भी पूरा लिखना है। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द 5th इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे जो है फालतू का ज्ञान बांटते रहते हैं कि मैम इसमें जो है हम डायग्राम क्यों बनाएं, पूछा ही नहीं है।
मैम इसमें फ्लो चार्ट क्यों बनाए, पूछा ही नहीं है। लेकिन जाकर के टॉपर्स की कॉपी को देख लो, वो लोगों की कॉपी के अंदर फ्लो चार्ट डायग्राम्स तब भी होंगे जब सीबीएसई ने पूछे नहीं होंगे। यही वो चीजें हैं जो उनकी कॉपी के अंदर ज्यादा वैल्यू ऐड करती हैं, ज्यादा वेट ऐड करती हैं। तो आप लोगों को सीधा सीधा क्या करना है, अगर टाइम बच रहा है आप लोगों के पास, तो सीधा सीधा कुछ फ्लो चार्ट और कुछ डायग्राम्स आप लोगों को एटलीस्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के अंदर तो ऐड कर ही देने हैं, क्योंकि यही चीजें होती हैं जो आपकी कॉपी को किसी मीडियोकर बच्चे की कॉपी से अलग कर देती हैं। सो दिस इज द फिफ्थ पॉइंट एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर टॉपर्स। मैं आप लोगों के लिए ये पॉइंट लिख रही हूं क्योंकि ये मैंने अपने एग्जाम के अंदर खुद चेपा था। क्या किया था मैंने, जहां पर सीबीएसई ने फ्लो चार्ट और डायग्राम्स नहीं भी पूछे थे, वहां पर भी मैंने छोटे से कोने में साइड में फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स को बना दिया था। इससे एग्जामिनर को क्या बताते हो आप लोग कि भैया मैं मीडियोकर नहीं हूं, मैं हूं बाहुबली, तो मुझे बाहुबली वाले नंबर भी दो। गुड, दीज आर द 5 पॉइंट्स और 5 टिप्स जो आप लोगों के लिए ऐसा मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अब हम लोग अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।